सुप्रभात बच्चों। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल आसनसोल की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं नूरजहान, आपकी हिंदी की अध्यापिका, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी की वीडियोस दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट के आप मेरे हर नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने वन विचार के बारे में समझा। आज का जो हमारा अगला पाठ है वो है संज्ञा। और आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संज्ञा क्या है। अर्थात आपके आसपास जब भाषा की शुरुआत हुई तो भाषा ने हर एक वस्तु के लिए, हर व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि अपने आसपास की हर चीज़ के लिए कोई ना कोई नाम रखा। ये जो नाम है यही आपका संज्ञा है। इसको हम कुछ वाक्यों के द्वारा समझते हैं। आइए, संज्ञा अर्थात कोई भी नाम। संज्ञा का सामान्य अर्थ है कोई भी नाम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वाक्य के द्वारा देखते हैं। श्वेता और पिताजी आगरा गए। वहाँ ताजमहल की सुंदरता देखकर वे बहुत खुश हुए। आगरा से उन्होंने जूते, कपड़े और खिलौने खरीदे। तो आपने देखा यहाँ पर इस अनुच्छेद में मैंने कुछ नामों का प्रयोग किया है। वो नाम कुछ मनुष्य के नाम है और कुछ वस्तुओं के नाम है, कुछ जगह के नाम है और कुछ हमारी भावनाओं के नाम है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मेरे यहाँ पे पास में 4 कलर्स हैं। सबसे पहले जितने भी मनुष्य के नाम हैं मैं उसको अपने लाल रंग से अंकित कर रही हूँ। सबसे पहला है श्वेता, ठीक है। उसके बाद पिताजी, ये हमारे मनुष्य के नाम है। उसके बाद हरे पेन से मैं जगह के नाम अर्थात स्थान के नाम, जैसे कि आगरा, जैसे कि ताजमहल, इसको अंकित कर रही हूँ। उसके बाद मेरा अगला है वस्तु के नाम। वस्तु में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जूते हैं, कपड़े हैं और खिलौने हैं। ये वस्तु के नाम हो गए। संज्ञा का चौथा भाग जो कि भावनाएं हैं। भावनाएं अर्थात वे भाव जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं परंतु उनका वास्तविक रूप नहीं होता, अर्थात हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। उन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जैसे भावनाएं सुंदरता, आप सुंदरता को महसूस कर सकते हैं परंतु उसे देख नहीं सकते। अर्थात खुश होना, खुशी, खुशी, दुख, जो हमारे ये सारे अवस्थाएं हैं, जो गुण है, ये सभी हमारे किस में आएंगे? हमारी भावनाओं में। तो इस आपने देखा कि संज्ञा में हमने क्या पढ़ा है। संज्ञा में हमारा जो संज्ञा में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? व्यक्ति, वस्तु, यानी कि वस्तु हो गए हमारी ये 3 चीजें, और उसके बाद स्थान और हमारी भावनाएं। तो बच्चों आपने देखा कि संज्ञा में हमने 4 चीजों के बारे में पढ़ा। मैं इन्हें विभाजन करके आपके सामने दिखा रही हूँ। जैसे सबसे पहले संज्ञा का पहला भाग में आया आपका प्राणी, जिसमें श्वेता और पिताजी शामिल हुए। उसके बाद आया वस्तु। वस्तु में हमने क्या देखी कि जूते, कपड़े और खिलौने उसमें शामिल किए। उसके बाद स्थान, स्थान में हमारा आगरा और ताजमहल। भाव, भाव में सुंदरता और खुशी। यहाँ पे अनुच्छेद में हमारा खुश शब्द प्रयोग हुआ है परंतु जो खुशी है वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। आपने इन 4 चीजों के बारे में देखा। तो आपने देखा कि हमने संज्ञा में से 4 चीजें पढ़ी। पहला प्राणी, यानी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। आइए अब हम इसे परिभाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। परिभाषा यानी संज्ञा की परिभाषा, अर्थात संज्ञा कहते किसे हैं? किसी प्राणी, आपने पढ़ा प्राणी में हमारे श्वेता और पिताजी आए। किसी वस्तु, वस्तु में क्या क्या है? जूते, कपड़े, खिलौने। स्थान, ताजमहल, आगरा, और तथा भाव, जिसमें सुंदरता के नाम को, यानी इन चारों में जो इनके नाम होते हैं, जो इनके नेम होते हैं, को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम अंग्रेजी में नाउन भी बोलते हैं। तो संज्ञा के यहाँ पर 3 भेद हैं। वैसे तो संज्ञा के हिंदी में 3 भेद होते हैं परंतु अंग्रेजी की वजह से इसमें और 2 भेद शामिल किए गए हैं, जिसे मैं आपको थोड़ी देर बाद विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। सबसे पहले हम 3 भेदों को जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक क्या है, आइए इसे हम समझते हैं।
तो आइए जानते हैं कि संज्ञा के जो विभिन्न भेद है, अर्थात पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने आपको 3 भेद बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इन दोनों में थोड़ा सा जो अंतर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिवाचक में हम हमेशा विशेष, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो, चाहे विशेष वस्तु हो या विशेष स्थान हो, हम उन्हें ही शामिल करते हैं। अर्थात हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले, बोध का मतलब है ज्ञान कराने वाले, हमें बताने वाले, यानी जो हमें इनके नाम का बोध कराए या उनके बारे में उनके नाम बताए, बताने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम अंतर को समझते हैं। अगर हमें कहीं भी दिया है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, अर्थात वो कोई भी, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री शामिल हो सकता है। परंतु अगर हमें कहा जाए नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पे ये विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होगा। ठीक है बच्चों। अगला है वस्तु जो विशेष होती है। अगर हम बात करें कि विशेष जो पवित्र पुस्तकें हैं, तो हमारी तो बहुत सारी पवित्र पुस्तकें, विभिन्न धर्म की विभिन्न पवित्र पुस्तकें हैं, परंतु यहाँ पे किसका नाम लिया गया है? रामायण। तो जो रामायण है वो हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है, तो यहाँ पे विशेष पवित्र पुस्तक का उल्लेख किया गया है, इसीलिए ये हमारा किसमें शामिल हो गया? व्यक्तिवाचक में। परंतु सिर्फ पुस्तक का उल्लेख किया होता तो हमारा जातिवाचक में आता, क्योंकि उसमें सारी पुस्तकें शामिल होती। अगला है स्थान, यानी अगर कोई जो स्थान है वो विशेष हो। अब स्थान विशेष कैसे होगा? अगर हम बात करें कि भारत में विभिन्न राज्य हैं, तो भारत में अगर हम राज्य बोलते हैं, तो राज्य में बहुत सारे राज्य शामिल हो सकते हैं, जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। परंतु अगर हम किसी विशेष राज्य का उल्लेख करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा, तो ये विशेष हो गया, यानी भारत में बहुत सारी दिल्लियां नहीं है, एक ही दिल्ली है, अर्थात ये विशेष है। तो ये किसमें आ गया? हमारा स्थानवाचक, परंतु व्यक्तिवाचक। तो आपने देखा व्यक्तिवाचक में भाव को हम शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ विशेष जो व्यक्ति है, विशेष वस्तु है और विशेष स्थान है, सिर्फ हम उन्हें ही शामिल करेंगे। यानी कि विशेष, जब हमें कोई विशेष बताना है। एक चीज मैं और लिखा, अगर मान लीजिए हमें मंदिर बताया जाता है, तो मंदिर हमारा जातिवाचक संज्ञा है, उसमें सभी मंदिर शामिल होंगे। परंतु दिल्ली में स्थित जो अक्षरधाम मंदिर लिखा गया है, तो यह मेरा किसमें शामिल होता है? व्यक्तिवाचक में। तो आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। अगर विशेष नाम दिया है तो आपका व्यक्तिवाचक है, परंतु अगर किसी जाति का उल्लेख किया है, अगर जैसे मेज है, जैसे वस्तु में अगर मैं कहूँ मेज, तो मेज में बहुत सारी मेज है, यानी सभी मेज उसमें शामिल है, तो मेरा जातिवाचक हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसका अगला भेद। अगला भेद मैंने आपको इससे पहले भी उल्लेख किया, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में हम किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की पूरी जाति का जो बोध कराए, उन शब्दों को शामिल करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले उदाहरण के रूप में भी जो समझाया था, वो व्यक्तिवाचक अर्थात विशेष वस्तु, स्थान और व्यक्ति का उल्लेख कर रहा था। अब यहाँ पे हम परिभाषा के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले, बोध का मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बताने वाले या ज्ञान देने वाले, बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे पिछले उदाहरण में, पिछले व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको समझाया था कि मैंने व्यक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा था, परंतु मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ? प्रधानमंत्री। अर्थात प्रधानमंत्री में वो सारे प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, अर्थात ये एक जाति को संबोधित कर रहा है। वस्तु में पुस्तक, अर्थात ये सभी पुस्तकों को शामिल कर रहा है, चाहे वो पवित्र पुस्तक है, चाहे वो रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, इसमें सभी पुस्तकें शामिल है। अगला है स्थान। स्थान में मैंने यहाँ पे राज्य लिखा है, तो यहाँ पे सारे राज्य इसमें शामिल होंगे, अर्थात ये जाति को संबोधित कर रहा है। मंदिर में भी वो सारे मंदिर शामिल है, यहाँ पे किसी भी मंदिर का नाम उल्लेख नहीं किया, यानी विशेष मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया, अर्थात ये पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। तो आपने देखा हमारे पहले यानी व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में दो सबसे बड़ा अंतर क्या है कि वो विशेष
जरूर होगा, और जातिवाचक में वो एक जाति को संबोधित करेगा। तो आप बहुत आसानी से इसमें अंतर देख सकते हैं। इसका जो अगला भाग है भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा भेद अर्थात भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, सबसे ज्यादा जो कॉमन चीजें आपको दिखती है वो व्यक्ति और जातिवाचक में है। भाववाचक एकदम भिन्न है। इसमें जितनी भी भावनाएं हैं, यानी कि जिनका मूर्त रूप नहीं होता, अर्थात जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, हमारी जो भावनाएं होती है ना, मन के जो भाव होते हैं, मन के भाव दो तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। तो वो जो भावनाएं हैं वो सभी की भाववाचक संज्ञा में आती है। तो इनमें अंतर करना बहुत ही आसान है आपके लिए। अगर आप व्यक्ति और जातिवाचक के भेद को समझ आए तो भाववाचक संज्ञा जो है बहुत ही आसान होगा आपके लिए। एक बार हम परिभाषा के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, देखिए यहाँ पर भी हम व्यक्ति, किसी वस्तु और स्थान, यानी तीनों की जो भाव होते हैं, तीनों से जो संबंधित भाव होते हैं, हम इसमें उन्हें शामिल करते हैं। क्या क्या भाव हो सकते हैं? किसी चीज के गुण हो सकते हैं, किसी चीज के दोष हो सकते हैं, यानी किसी की अच्छाई या बुराई, उसकी अवस्था जैसे कि वो किस अवस्था में है, किस कंडीशन में है। भाव यानी हमारी जो भावनाएं, अब भावनाएं अच्छी और बुरी दोनों इसमें शामिल होगी, का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अच्छाई यानी अच्छी चीजें, मैंने बताया गुण, बुराई यानी कि दोष, उसके बाद बचपन, अवस्था का मतलब है स्टेजेस। तो अवस्था जैसे हमारा बचपन वो भी एक अवस्था है, हमारी आयु वर्ग का एक अवस्था है। बुढ़ापा ये भी हमारे एक जो एज होती है उसका एक अवस्था है। फिर है स्नेह और घृणा। स्नेह मतलब प्रेम और घृणा मतलब नफरत। तो देखिए मैंने आपको सारे भाव लगभग उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझा दिए हैं। तो हमारे जो 3 भेद थे जिन्हें मैंने अभी आपको समझाया, व्यक्ति, जाति और भाव, ये तो मुख्य भेद है जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है। परंतु इसके अलावा 2 और भेद है जिनका उल्लेख मैं यहाँ करने जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे अंग्रेजी जो ग्रामर है ये इससे आए हैं। तो इनका भी प्रयोग हम हिंदी में करते हैं बहुत जगह। तो इन्हें हम भेद के रूप में मैं आपको इसको समझाने जा रही हूँ। आशा है आपको इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं इसका जो मैंने आपको बताया, हमारे 3 मुख्य भेद के अतिरिक्त भी 2 और भेद है। पहला भेद, परंतु मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि हमारे ये जो दोनों भेद है ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल होते हैं। मतलब ये अलग से नहीं है, आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और उन्हीं के ही 2 भागों के रूप में हम इनसे पढ़ते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जैसे आप इंग्लिश में भी देखते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो चीजें शामिल होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं या फिर नहीं गिन सकते। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। किसी धातु अर्थात मेटल, तो मेटल में हमारा सोना, चांदी, लोहा ये सारे शामिल होते हैं। द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म, यानी जिन्हें हम द्रव के रूप में यानी लिक्विड के फॉर्म में हम देख सकते हैं। जैसे हमारा तेल हुआ, दूध हुआ, या पदार्थ अर्थात सॉलिड जो चीजें होती हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, सॉलिड जितनी भी चीजें हैं वो इसमें शामिल होती है। का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आपको उदाहरण भी बता चुकी हूँ, सोना, तेल, गेहूं और चावल। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अंग्रेजी से आया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका अगला भाग जो है जातिवाचक संज्ञा का ही भाग है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जातिवाचक संज्ञा में ही हम इन्हें शामिल करते हैं। पहला था द्रव्यवाचक, यानी वो चीजें जिसमें हमारी जो लिक्विड फॉर्म है या सॉलिड में है वो चीजें शामिल होती हैं। अगला है समूहवाचक। समूहवाचक को अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और ये कलेक्टिव नाउन किसी भी समूह को दिखाता है, चाहे वो व्यक्ति का समूह हो या फिर वस्तु का समूह। अर्थात आइए इसको परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का समूह अर्थात कक्षा, तो कक्षा में कौन पढ़ता है? बच्चे, यानी बच्चों का जो समूह है उसे हम क्या बोल रहे हैं? जो एक ही कमरे में पढ़ते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं। उसके बाद सेना, यानी जो हमारे सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनका जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? सेना। वैसे ही गुच्छा, चाहे वो अंगूरों का गुच्छा है या फिर चाबियों का गुच्छा है, यानी वस्तु अर्थात वस्तुओं का एक चाबियों का गुच्छा, यानी बहुत सारे चाबी का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? गुच्छा।
तो आपने देखा जैसे झुंड, परिवार, ये भी सारे समूहवाचक अर्थात कलेक्टिव नाउन का ही भाग है। तो एक बार हम इसे पुनः अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हमने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद है। व्यक्तिवाचक यानी वो जिसमें विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का उल्लेख होता है। जातिवाचक संज्ञा अर्थात जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध होता है, उन शब्दों को शामिल किया जाता है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा जिसमें हम भाववाचक शब्दों को शामिल करते हैं जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको 2 और भेद बताए हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम के प्रभाव से हिंदी में शामिल किए गए हैं। पहला मैंने बताया था आपको द्रव्यवाचक, जिसमें हम जो द्रव्य की वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, इन सबको शामिल करते हैं। जैसे मैंने सोना, गेहूं, अनाज, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला है आपका समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन अर्थात इसमें वो शब्द शामिल होते हैं, वो नाम शामिल होते हैं जो एक समूह को दर्शाते हैं, एक मतलब झुंड को दर्शाते हैं। जैसे हमारा झुंड है, सेना है, परिवार है, गुच्छा है, कक्षा है, टुकड़ी है, ये सारे हमारे समूहवाचक संज्ञा के भाग हैं। तो आपने देखा संज्ञा बहुत ही आसान है। इन शॉर्ट या संक्षिप्त रूप में आप कैसे आपके आसपास वो सारी चीज़ें जिनके कोई नाम है वो सभी किसमें शामिल होगा? संज्ञा। अर्थात कोई भी नाम आपका क्या कहलाता है? संज्ञा। बहुत आसान चीज़ है, समझ में आप बहुत अच्छी तरह आ गया होगा आपको। अगर आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे किसी भी नए वीडियो को आप बिना किसी रुकावट के देख सके। आशा है मेरे हर वीडियो से आपको ज़रूर अच्छे से आप समझ में आ रहा होगा और आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि हो रही होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। स्टे सेफ, बाय।